ओके जी, लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम वे वी लेफ्ट ऑफ। तो हम लोग पढ़ रहे थे रिगार्डिंग ग्लॉसरीज। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? भी अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन आप लोग जहन में हो, आप लोग इस टाइम पूछना चाहते हो तो यू आर वेलकम। कोई सवाल नहीं है? अच्छा, आप लोगों को पता है कि आप लोगों के फाइनल के नंबर किस तरह लग रहे हैं? यस सर, कैसे? ये तो मैंने आप लोगों से पूछा है। सर हमें तो नहीं सर, पता ही हमें नहीं। कुछ पता नहीं है, नहीं पता। नहीं आइडिया? ओके, किसी और टीचर ने आपको बताया हो? नो सर। हाँ, किसी ने मैंने कुछ? सुना है तो उसके बाद से सर तो जी सर, आप सॉरी, बोलें बोलें। सर मैंने सुना है असाइनमेंट जो है वो इस तरह उनका होगा, तो उसके बाद सर बाकी सर उधर ही सर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। प्रॉब्लम क्या है? कोई आइडिया तो दो। सर प्लेजरिज्म का जो नोटिफिकेशन जो आया था सर वो पीडीएफ में था शायद सर, उसमें सर प्लेजरिज्म का लिखा हुआ था सर, तो उधर ही सर प्रॉब्लम क्रिएट हुई है कि ये तो प्रॉब्लम हो गई है बहुत बड़ी। प्रॉब्लम कैसे होगी बड़ी? मतलब समझ नहीं आई मुझे, क्या इसमें प्रॉब्लम क्या है? सर फिर तो अब मोस्टली जो सर हम जो चीज़ इन्फो निकालते हैं सर वो गूगल से उठाते हैं, या एक दो चीज़ें होगी या डायग्राम होगी सर, तो इसमें थोड़ा बेटा, सा इट्स नॉट प्रॉब्लम आ जाएगा। पॉसिबल। आप जो बात कर रहे हो, इट्स नॉट पॉसिबल। आप लोगों को जो असाइनमेंट्स मैंने दी थी एटलीस्ट, वो तो गूगल करने से निकलती ही नहीं है। तो गूगल कहाँ से बीच में आ गया? सर वो टेम्पलेट की मैं बात कर रहा हूँ, जो टेम्पलेट नोटिफिकेशन उठा रहे हैं सर, टेम्पलेट जो उठा रहे हैं उससे एडिट कर रहे हैं सारा सर, वो उसके लिए मैं कह रहा था। बेटा, जो टेम्पलेट आपने एडिट कर दिया तो प्लेजरिज्म तो नहीं आ सकता ना उसके अंदर? बेसिकली आप लोगों का प्लेजरिज्म आता ही तब है जब आपकी एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ सिमिलर हो जाए। तो जब सिमिलर आपने कहा कि हम लोग उसको एडिट कर देते हैं, तो एडिट कर दिया तो फिर उसमें सिमिलैरिटीज तो आ ही नहीं सकती, तो फिर तो प्लेजरिज्म फ्री हो गया। फिर तो प्लेजरिज्म रह गया जी आप लोगों का इंटर क्लास, जो आप लोगों की कॉपियां हो रही हैं असाइनमेंट्स, वो प्लेजरिज्म रह गया ना फिर तो। गूगल वाला तो खाता है ही नहीं। ये सर मैं ये समझ रहा था कि जो गूगल से हम उठा रहे हैं चीज, वो प्लेजरिज्म में इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? वो होगा, लेकिन बात तो ये है ना कि गूगल से जो चीज़ आप उठा रहे हैं, आप उसको एज इट इज पेस्ट ना करो, आप उसको पढ़ के अपनी जबान में, उर्दू अपनी इंग्लिश में लिख दो, खत्म हो जाएगा प्लेजरिज्म। ये सर बस यही कंफर्म करना था कि ये किस तरह के, क्योंकि सर मैंने जो जो असाइनमेंट थी यूज केस की सर, वो उसमें उठाई थी वहां से और हाँ यहाँ पे फिर एडिट की, तो फिर हाँ, थोड़ा सा वो इस वजह से ना ठीक है। क्या नहीं, मुझे प्लेजरिज्म का कोई मुझे प्रॉब्लम? पर्सनली गूगल के प्लेजरिज्म से प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पर्सनल प्रॉब्लम आप लोगों के इंटर क्लास जो प्लेजरिज्म है उससे प्रॉब्लम है होगा। कि लेट्स सपोज अगर आप जरियाब ने एक असाइनमेंट बनाई और वो असाइनमेंट पूरी क्लास ने फॉरवर्ड कर दी, तो हाँ जी प्रॉब्लम होगा। ठीक है। सर लेकिन लेकिन अगर एक ग्रुप मेंबर्स ने उसको उठाया और एक एक पोर्शन उसने डिस्कस किया है, तो उसको हमने अपलोड किया है।
देखिए मैंने आप लोगों को जब असाइनमेंट दी इसमें मैंने आप लोगों को कहा था यूज़ केस बनाइएगा, तो अपना प्रोजेक्ट अपने क्लास मेंबर से डिस्कस करके आप अपने लिए अलग यूज़ केस बनाइएगा, आप अपने लिए अलग टेम्पलेट बनाइएगा, आप अपने लिए अलग रिक्वायरमेंट्स को लिखिएगा। तो वो सेम तो नहीं होनी चाहिए ना, फिर मकसद तो ये है। यस सर, सही कह रहे हैं वैसे आप भी सर। तो मतलब है कि अगर मैंने तो आप लोगों से कोई 100 रिक्वायरमेंट्स मांगी भी नहीं, मैंने तो आपसे थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर बात की जी कि लेट्स सपोज के आप टेम्पलेट बना दें या उसका यूज़ केस, एक यूज़ केस बना दें। अब एक यूज़ केस बनाने के लिए क्या आपके पास अगर ग्रुप में 4 मेंबर होते हैं या 3 मेंबर होते हैं, तो क्या वो 3 डिफरेंट यूज़ केस के ऊपर स्पेसिफिकेशन नहीं लिख सकते? तो उसके लिए क्या एक बंदा लिखेगा, बाकी सारे कॉपी करेंगे उसे? क्यों? नहीं सर, वो ये वो आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन आपने सर यूज केस भी थी सर, उसमें फ्लो डायग्राम भी थी सर। ये सर फिर पोर्शंस जो थे हमने वो डिवाइड किए थे वो इसकी में, ये नहीं कि सर यूज केस फुल एक को, मतलब कि यूज केस जो है वो एक बंदा डील कर रहा है, हमने बता दिए कि ये चीजें हमने इन्वॉल्व करनी है, उसके हिसाब से जो फ्लो डायग्राम होगी वो ये करेगा। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है, क्या नाम है सर, वो एक और डेटा फ्लो डायग्राम सर, वो फिर उसके हिसाब से सर वो हमने इस तरह डिस्कस की चलो थी। वो मैं जब देखने बैठूंगा तो मुझे पता चलेगा कि क्या बात है, लेकिन फिल वक्त तो मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन जो मेरा आइडिया वो ये था जी कि आप लोग अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ अपना प्रोजेक्ट डिस्कस करें कि आप लोग प्रोजेक्ट में क्या काम कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। उसके ऊपर आप इंडिविजुअली एक दो चीज़ें जो थी वो डिफाइन करनी थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों का भी इतना लेवल भी नहीं है कि आप लोग एक रिक्वायरमेंट अपनी मर्जी से लिख सको। वो भी आपको कोई बताएगा तो वो दूसरा लिखेगा। तो ये तो फिर आप लोगों की अपनी नालायकी है। अगर आप लोग अंडर ग्रेड के, इस तरह मैं उस दिन एक पोस्ट बैठा देख रहा था कि उसकी अम्मा जान ने उसकी इंजीनियरिंग की डिग्री फाड़ दी क्योंकि वो घर में पंखा ठीक नहीं कर सका। तो आप लोगों की भी डिग्रियां भी फाड़ देनी चाहिए आपके माँ बाप को जी, अगर आप लोगों को एक लाइन लिखनी नहीं आती हो। तो प्लीज़ इसके ऊपर आप लोग कॉन्सेंट्रेट करें कि आप लोगों की क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन होती है यहाँ पे, कि दैट मीन्स कि यू कांट इवन राइट अ सिंगल रिक्वायरमेंट। अगर आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया जाए तो उसके अगेंस्ट आप एक सिंगल रिक्वायरमेंट ना लिख सकें तो फिर गलत है ना। तो आप लोग एहतियात करें, थोड़ी सी सीखो चीज़ को। अपने ग्रुप मेंबर से आप आइडिया ले, देखो आप लोग अगर 4 बंदे बैठ भी गए हो, चलो हेल्प करना चाहते भी हो, तो फिर आप लोग एक रिक्वायरमेंट को कहो जी ये मेरी, और दूसरी रिक्वायरमेंट जो हमने बैठ के चारों डिस्कस की ये तुम्हारी, तीसरी ये तुम्हारी और चौथी ये तुम्हारी। तो तुम अपनी लिखना और मैं अपनी लिखूंगा, मैं तुम्हें अपनी नहीं दूंगा। तो वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। और जहाँ पे आ गया काम आपका, तो उस काम के अंदर चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि आप लोग अपना काम दिखाएं, ना कि आप लोग अपना काम दूसरों को दे दें कि यार ये लो खैरात तुम्हें कर दी मैंने। ऐसे ना करें, इट्स नॉट गुड फॉर एनीवन। ये हमारी आधी कौम वैसी इस चीज़ पे चल चुकी है कि जी कि एक करे और हम बैठ के खाएं, तो अच्छा नहीं लगता, सिंपल बात है। और आप लोग अभी छोटे हैं, अगर आप लोगों की इस तरह की जिसे कहते हैं परवरिश की जाए कि जी कि आप एक बंदा करे और बाकी सारे बैठ के देखें, तो फिर लाइफ में वो एक बंदा ही कामयाब होगा, बाकी 3 तो नालायक ज़ाया हो जाएंगे। वो तो किसी जॉब में भी काम नहीं कर सकेंगे और फिर लेजी हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो हाँ, आप लोग 4 बंदे बैठ के डिस्कस करो। ये इस पे आप लोगों को पूरा पूरा क्या कहते हैं उसे, आज़ादी है आप लोगों की। लेकिन उनसे कहो जी लिखें अपना, करें अपना, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं तो ये सोचा था इस तरह के, मैंने इसलिए उसमें असाइनमेंट में लिखा भी ये था कि जी आप लोग अपने इंडिविजुअल असाइनमेंट देंगे, तो बैक एंड पे अगर आप लोग 4 ग्रुप वाले बैठ के डिस्कस करते भी हैं तो सौ बिस्मिल्लाह अच्छी बात है। डिस्कशन तो अच्छी बात होती है, कम्युनिकेशन अच्छी बात होती है, चीज़ों को राय से लेके चलना अच्छी बात होती है। लेकिन अब ये थोड़ी कि जी कि आप उस दूसरे का सारा असाइनमेंट आगे फॉरवर्ड कर दें, वो अच्छा नहीं लगेगा। खैर अभी मैंने इस तरह का मैं देखी नहीं असाइनमेंट, मैं देखूंगा तो आई कैन डेफिनेटली कमेंट ऑन इट, क्योंकि वो मैंने भी जून तक छोड़ी हुई है। तो जून पहली के बाद मैं देखना स्टार्ट करूंगा, उनको बैठ के ग्रेडिंग करना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि उस टाइम फिर आप लोगों का जून के एंड में आप लोगों का सेमेस्टर ख़त्म हो रहा है। तो देखते हैं क्या करना है। अभी मैं इस पे फिल वक्त देखो कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरह आपने कहा तो देखते हैं क्या है, मुझे तो आइडिया नहीं है। ठीक है।
कंटिन्यू करते हैं यहाँ से जी आगे। प्लीज़ अपने रोल नंबर और नाम लिखना ना भूलिएगा चैट के अंदर। 33 पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं, दैट्स गुड। ग्लॉसरी की बात हो रही है। Frequent cause of conflict in requirement engineering is that people that are involved in the development process। अब देखें यहाँ पे बात करें डेवलपमेंट प्रोसेस का। जो बंदा आप लोगों का डेवलपमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व है, हैव डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ टर्म्स। वो टर्म्स को डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करता है। समझने की और सोचने की सलाहियत, जैसे हम लोगों ने, अगर आप उसको याद हो, आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे 5th चैप्टर के अंदर इस चीज़ को हम डिस्कस भी करेंगे कि जी कि एक बंदे की सोच और उसकी बैकग्राउंड बड़ा मैटर करती है चीज़ों को समझने में, इंटरप्रेट करने में। In order to avoid these conflicts, it is necessary that everyone who is involved in the development process shares the same understanding of the terminology used। जो terminology इस्तेमाल हुई है उसका यहाँ पे किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका मतलब क्या है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, रेलेवेंट टर्म्स को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं ग्लॉसरी के अंदर। और ग्लॉसरी जो होती है वो कलेक्शन ऑफ टर्म्स होती है, डेफिनेशंस होती हैं, कंटेन्स द फॉलोइंग एलिमेंट्स। उसके अलावा उसमें कुछ एलिमेंट्स और भी होते हैं। कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक टेक्निकल टर्म्स, जिस तरह अगर आपने कहीं पे ओएस लिख दिया है तो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब है उसका। कहीं पे अगर आप लोगों ने SRE लिख दिया है, इसका मतलब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है। आपने SPS लिख दिया है तो उसका मतलब रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस की बात हो रही है। तो इस तरह के वर्ड्स, टेक्निकल जो टर्म्स होती हैं वो एक्सप्लेन कर दी जाती हैं, उनका मतलब क्या है। एब्रिविएशंस, एक्रोनिम्स, ये वही चीज़ें हैं। एवरीडे कॉन्सेप्ट दैट हैव अ स्पेशल मीनिंग इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट। तो कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है, कुछ चीज़ों के बारे में वर्ड इस्तेमाल किया था, उसको 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 स्पेशल मीनिंग होता है, तो उसको वहाँ पे डिफाइन कर दिया जाता है। सिनोनिम्स देखे जाते हैं कि मे बी कोई ऐसे टर्म्स हैं जिनके सिमिलर मीनिंग्स क्या हो सकते हैं, सिनोनिम्स आइडेंटिफाई कर दिए जाते हैं ताकि लोगों को समझने में आसान हो। मुश्किल वर्ड, जिस तरह यहाँ पे भी हमारे पास कुछ इस बुक के अंदर मुश्किल वर्ड्स थे, जिस तरह पर्टेनिंग थे, एक वर्ड इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ है। पर्टेनिंग मतलब होता है इंक्लूड करना, तो इस तरह के सिनोनिम्स वगैरह। होमोनिम्स की बात करता है, आइडेंटिकल टर्म्स विद डिफरेंट मीनिंग जिनका सेम जैसा मतलब, जैसा वेव एक मतलब है, वेव लहर को बोलते हैं। वेव मतलब एक पानी की लहर को भी वेव बोलते हैं, ठीक है। फिर अगर कोई आपके पास, जिस तरह भी हम लोग कह रहे थे जी के कोरोना एक और वेव आएगी, इसका मतलब है कि जी कि ये वेव उस वेव से डिफरेंट है। तो इस तरह चीज़ें अगर होमोनिम्स होते हैं, कोई वर्ड सिमिलर होते हैं, तो उनको फिर आइडेंटिफाई कर दिया जाता है और यहाँ पे डिफाइन कर दिया जाता है। तो ग्लॉसरीज आर वेरी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग दी टर्म्स जो कि आपके प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होती हैं, और उनके मीनिंग्स को आइडेंटिफाई करवाना, ताकि आप लोगों का एक अंडरस्टैंडिंग हो। अगर रिक्वायरमेंट के वर्ड लिखा जाए तो उसका एक मतलब निकाला जा सके। यहाँ पे एक फैक्ट आपको बताऊं कि जो कुरान मजीद अल्लाह ताला ने उतारा है, उस कुरान मजीद के अंदर जो वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं उसका एक ही मीनिंग निकलता है। तो ये जो गोरा है, ये दे हैव डन अ प्रॉपर रिसर्च ऑन दिस थिंग, और ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर उन्होंने जिस चीज़ को इंक्लूड करवाया है ग्लॉसरी सिस्टम को, वो यही बताने के लिए जी कि उसका मीनिंग जब लिखा जाएगा डॉक्यूमेंट के अंदर तो वो एक ही मीनिंग होगा, ठीक है। कंसिस्टेंट डेफिनेशंस की बात करते हैं। By defining the meaning of terms, you can increase understandability of the requirement considerably। तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है डेफिनेशंस डालने से। Understanding and different interpretations of terms that might lead to conflicts can be avoided using avoiding from the beginning। तो हम लोग जब इनको ग्लॉसेस डिफाइन करते हैं तो फिर लोग उस ग्लॉसरीज को देख के चीज़ों को इंटरप्रेट कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है, और फिर कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता बेसिकली। रीयूज ऑफ ग्लॉसरी एंटिटीज, तो या एंट्रीज की बात करें तो in different projects terms are used that are similar to one another, in fact identical। This may be the case, for example, when one system is developed for different customer but within the same domain। In this case already existing glossary entries should be reused। तो अगर आप, हमने डिस्कस किया था एक एग्जाम्पल क्लास में भी कि आजकल जिस तरह हमारे पास मदीना कैश एंड कैरी और मक्का कैश एंड कैरी और पंजाब कैश एंड कैरी और बेशुमार कैश एंड कैरीज आ चुके हैं, तो उनके अंदर अगर आपने सेम प्रोजेक्ट को इस्तेमाल करना है तो आपके सेम ग्लॉसरीज आ जाएंगी। जी सॉरी,
कोई कुछ पूछना चाह रहा है? कोई सवाल है? सर आवाज नहीं आ रही, आपकी कट रही है सर। तो बेटा वो तो अब इंटरनेट का आपका मसला है, मेरी आवाज़ तो सही जा रही है यहाँ से, लेकिन मेरे ख्याल में वो प्रॉब्लम होता है इंटरनेट की, अगर स्लो हो जाता है ना तो फिर आवाज़ कटती है। तो मैं इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड करूँगा, तो आप लोग अगर कहीं पे आवाज़ आप लोग कट रही है, कोई आवाज़ समझ नहीं आ रही, तो वहाँ पे दोबारा देख लीजिएगा, तो दैट प्रॉब्लम बी हेल्पफुल। ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, तो अगर आवाज़ टूटती है, कटती है या कुछ प्रॉब्लम आता है आप लोग, तो परेशान ना हो। अगर थोड़ा सा वो टाइम नोट वगैरह कर लें, तो इंशाल्लाह मैं ये रिकॉर्डिंग डालूंगा। अभी वो एलएमएस भी आपको पता थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है चलने में, तो जैसे ही वो एलएमएस थोड़ा सा अप होता है, बेहतर होता है, जो उन्होंने कहा आज रात तक हो जाएगा, तो इंशाल्लाह मैं ये अपलोड कर दूंगा रिकॉर्डिंग, तो आप एक बार दोबारा देखना चाहें तो वहाँ से आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है? ओके सर, ओके, थैंक यू सर। हाँ जी। तो हम बात कर रहे थे जी कि फॉर एग्जांपल व्हेन वन सिस्टम इज डेवलप्ड फॉर डिफरेंट कस्टमर्स, तो वही जो हमारे पास कैश एंड कैरी का सॉफ्टवेयर है, वो आपने देखा होगा हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, सिर्फ उसमें नाम चेंज किया जाता है, बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स वही होती हैं। तो ग्रोसरी की एंटिटीज जो हैं वो रीयूज हो सकती हैं। मतलब उस प्रोजेक्ट के अंदर अगर आपने कॉलम्स को और रोज पे कोई इन्फॉर्मेशन डाली है, तो वो उनको अगर आप ग्लॉसरी में एक्सप्लेन करना चाहें, तो वही ग्लॉसरी वहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगी, और उनको पता चल सकता है जी कि इस रो और कॉलम का मतलब क्या है, इसके ऊपर जो हेडिंग लिखी हुई है इसका क्या मतलब है, इसमें क्या चीज़ एंटर करनी है, तो वहाँ पे आप लोगों के लिए आसान हो सकता है। इट मे इवन बी फिजिबल टू डिफाइन सच टर्म्स इन अ यूनिवर्सल इंटर प्रोजेक्ट ग्लॉसरी। तो यूनिवर्सल जो ग्लॉसरी होती हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या इंटर प्रोजेक्ट कोई स्पेसिफिक ग्लॉसरी बनाना चाहते हैं तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। ठीक है? For certain domains, collection of term definitions already exist and are publicly accessible. कुछ domains ऐसी हैं जिन पे अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो उनकी ग्लॉसरीज जो हैं वो ऑलरेडी डिफाइंड है, बनाई गई हैं, लिखी हुई हैं, तो आप वहाँ से उनको एक्सेस भी कर सकते हैं। These may serve as a foundation for the definition of specific glossaries. तो अगर आप देखना चाहें तो आप लोगों को IEEE वालों की मिलेंगी इसमें कुछ ग्लॉसरीज वगैरह जो हैं, और कुछ आप लोगों को ISO वालों की मिलेंगी, तो वो आप लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, तो आप इंटरनेट पर देख सकते हैं। जबकि उसका एक जगह तो आई रिमेंबर के लिंक भी आप लोगों को भेजा था कि जी ये ग्लॉसरीज अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उनका लिंक भी अवेलेबल था। तो हमारे पास क्या रूल्स हैं अगर आप लोगों ने ग्लॉसरी इस्तेमाल करनी भी हैं, तो ग्लॉसरीज अगर आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है तो उसके लिए फिर आप लोगों के पास कुछ रूल्स हैं। क्रिएटिंग अ ग्लॉसरी इज एब्सोल्युटली मैंडेटरी फॉर द फॉलोइंग। तो लाजमी है बनाना, क्योंकि उसमें वो सारी टर्म्स वगैरह आसान हो जाएंगे, अंडरस्टैंडेबिलिटी की वजह से बनानी पड़ती हैं। अ ग्लॉसरी मस्ट बी सेंट्रली मैनेज्ड, इसको एक जगह रखा जाता है, कोई एक पर्टिकुलर पार्टी होती है जो उसको एडमिनिस्ट्रेट कर रही होती है, इसको देख रही होती है। At any time, there must be only one valid glossary, which must also be centrally accessible. There must not be multiple valid glossaries. तो multiple नहीं हो, एक होनी चाहिए। Let's suppose अगर आपकी कंपनी है वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, तो आप अपनी कंपनी का उस प्रोजेक्ट का पेज, इंट्रोडक्शन पेज जो भी है वो बना सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, और उसी के ऊपर आप एक ग्लॉसरी भी डिफाइन कर सकते हैं, या कोई उनको लॉगिन दे सकते हैं उन लोगों को, ताकि वो उसको एक्सेस कर सके। Responsibility must be assigned. One particular individual must be assigned with the task of maintaining the glossary and ensuring consistency and up-to-dateness. The necessary resources to accomplish this task must be included in the project plan. तो ये एक बंदा हो जिसको आप लोग ये फॉरवर्ड कर सकें, जी ये ग्लॉसरीज हमारे पास नहीं आई हैं, नए वर्ड्स हमने ढूंढे हैं जिनकी मीनिंग जो है वो एक्सप्लेन किए जाएं बेहतर तरीके से, तो इनको प्लीज आप उसमें ऐड कर दें, तो वहाँ पे ऐड की जा सकते हैं। The glossary must be maintained over the course of the project. तो जितना भी टाइम होगा उसमें वो जितना जल्दी हो सके उस बंदे को चाहिए कि वो चीज़ें उस पर अपडेट करता रहे। तो ग्लॉसरी को अप टू डेट रखना, कंसिस्टेंट रखना, इट मस्ट बी मेंटेन्ड ओवर द कोर्स ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट। पूरे प्रोजेक्ट में का काम है, ये बंदा जो साइन जिसको काम किया था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको अपडेट भी करता रहे। कॉमनली एक्सेसिबल होनी चाहिए आप लोगों की ग्लॉसरी। The term definitions must be available for all involved personnel.
तो जितने भी लोग हैं जिनके पास वो लॉगिन या एक्सेस हो दिया जाए वो उस पर जा सकें। दिस इज द ओनली वे आप कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म कैन बी इंश्योर्ड। तो आप उसमें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि जी ग्लॉसरीज क्या डिफाइन की गई हैं, डेफिनेशन क्या है, वर्ड क्या है, उसके सिनोनिम्स क्या हैं, तो वो आप लोग समझ सकें कि रिक्वायरमेंट्स या क्या लिखी गई हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हों या उसकी क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स हों, समझी जा सकें। चूजिंग द ग्लॉसरी मस्ट बी ऑब्लिगेटरी, तो इनको इस्तेमाल करना मस्ट है। All involved personnel must be obliged to exclusively use the term and term definitions as they have been defined in the glossary। तो अगर आप लोग कल को टॉपिक को डिस्कस करते हैं, मीटिंग होती है, तो आप लोगों के जो भी पर्सनल इन्वॉल्व हैं उनको चाहिए कि वो वही टर्म इस्तेमाल करें जो कि प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हुई हैं, अपनी नई टर्म्स बना के ना लेकर आ जाएं। The glossary should contain the source of the terms। तो इसमें in order to be able to resolve questions and problems at any time during the course of the project, it must be possible to determine the source of the term। तो source of the term किसने produce की, source कहाँ से आई थी टर्म, क्या टर्म इस्तेमाल की गई है। होता है ना कंपनीज के अंदर कोई ऐसे टर्म इस्तेमाल होती हैं जो कि कंपनी की या मार्केटिंग की अपनी होती हैं, सेल्स की अपनी टर्म्स होती हैं, तो उनका ओरिजिन कहाँ, किसने डिफाइन किया वर्ड, तो वो ओरिजिन भी लिख दिया जाता है कि जी के फलाना बंदे से हमें ये वर्ड पता चला और ये वर्ड जो है लेट्स सपोज आपके सेल्स में इस्तेमाल होता है या आपकी मार्केटिंग में इस्तेमाल होता है या आप लोगों के प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है, तो फिर उसके साथ वो रिक्वायरमेंट जो भी डिफाइंड होती है उसमें फिर ग्लॉसरी में डाल दी जाती है। The stakeholders should agree upon the glossary। स्टेक होल्डर्स को ग्लॉसरी दिखाई जाती हैं और बाकियों से मतलब बेसिकली स्टेक होल्डर्स में भी तो हेड लीड कर रहा होता है ना, मैनेजर होता है, तो मैनेजर साहब से वैलिडेट करवा ली कि हाँ जी वर्ड आप लोग अब इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं, इस्तेमाल करते हैं तो जी जबरदस्त अच्छी बात है, तो वैलिडेट हो जाती है। Each definition should be validated by the stakeholder or their representative। तो या तो मैनेजर हो जाए या उस बंदे का नाम आ जाए जिस जो भी उस डिपार्टमेंट का था। In addition, the individual term definitions of glossary should be explicitly approved। तो explicitly में proof मतलब किसी अथॉरिटी के साथ अप्रूव करवाई जाए, अपनी मर्जी से नहीं लिख देनी है। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना, पहले ही बताया था कि एक्सप्लिसिट आप लोग सारा काम करते हैं, इम्प्लिसिट कोई काम नहीं कर सकते आप लोग कि जी मैंने सोचा ऐसे कर दूं तो मैंने ये वर्ड भी डाल दिया, तो इम्प्लिसिट नहीं होता, हर चीज एक्सप्लिसिट होता है, दूसरों की राय से दूसरों से पूछ के किया जाता है। This approval signals that the respective term is correct and its use is obligatory। तो जो आपके मैनेजर ने बताया ये वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा तो आप तो इस्तेमाल करेंगे, या आपके सीईओ ने इस्तेमाल किया है या आपके रीजनल मैनेजर ने इस्तेमाल किया है, जिसने भी इस्तेमाल किया तो फिर आप लोग इस वर्ड पे ही ऐसे इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है। The entries in the glossary should have a consistent structure। अब ग्लॉसरीज को स्ट्रक्चर देना ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस्म ढूंढी जाए। All entries in the glossary must be structured in the same way in order to support a consistent documentation। जिस तरह डॉक्यूमेंटेशन लिखी जा रही थी उसमें एक स्ट्रक्चर था आप लोगों का, इस तरह इसमें भी स्ट्रक्चर देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। It is advisable to use a template for glossary definitions। तो एडवाइस किया था ये टेम्पलेट्स अगर हों तो बड़ी अच्छी बात है ग्लॉसरी की डेफिनेशंस लिखने के लिए। In addition to the definition, the meaning of the term, the template should specify possible synonyms and the homonyms। तो उसमें कहते हैं जी कि उसके synonyms और homonyms जो हैं वो भी explain किए जाएं आपकी glossary में, तो वो अच्छी बात है। To reduce the effort of aligning terms with one another, it is advisable to start with the creation of the glossary early in the project। तो जितनी जल्दी आप लोग इस पर ग्लॉसरी काम करेंगे उतनी जल्दी ये लोगों को चीज़ें समझ आना स्टार्ट होंगी। ये ना हो कि आप लोग आपसे क्वेश्चन पूछे जी ये मतलब क्या था, तो आपके अच्छा ये तो हमने लिखा ही नहीं है, तो ग्लॉसरी में जाकर ढूंढने की बजाय आप लोग उसको उस टाइम पे एंट्री कर रहे हो तो अच्छी बात नहीं है। तो बेहतर है कि जी आप लोगों से कहें जी कि जितने वर्ड्स रिक्वायरमेंट्स में इस्तेमाल किए गए हैं उन सब का ओरिजिन वहीं पे हमने आइडेंटिफाई भी किया था, किस बंदे ने बताया हम लोगों को, हमने उनके सिनोनिम्स और होमोनिम्स भी आइडेंटिफाई करके लिख दिए हैं। तो आप अपनी जाके अभी लॉग इन करें अपनी ग्लॉसरीज के अंदर, हमारे वेब पेज के ऊपर, वहाँ पे आपके प्रोजेक्ट का नाम होगा, उसमें आप जाएं तो आप ग्लॉसरीज मिल जाएंगी, उसमें क्लिक करेंगे तो आपको सारी ग्लॉसरी नजर आ जाएगी जो कि अप टू डेट है।
तो ये फिर आपका क्वालिटी ऑफ वर्क और क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वी गॉट 10 more minutes, तो 10 more minutes का मतलब है जी हमारे पास 6:30 तक तो टाइम कम रह जाएगा। हम ऐसा करते हैं 1 मिनट बाद हम लोग क्योंकि हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया, चैप्टर 4.8 की समरी आ रही है, समरी थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, इस चैप्टर में क्या पढ़ा, फिर हम लोग ब्रेक लेते हैं एंड वी स्टार्ट एट 6 o'clock, ओके। The documentation of requirement plays a central role in requirement engineering. तो document बहुत important है, as the amount of requirements is often vast, क्योंकि requirements बहुत ज़्यादा होती हैं, एक दो नहीं होती हैं, 100 नहीं, कभी कभार 1000 भी हो जाती हैं। It is very important to clearly structure the requirements so that personnel not involved with the project also understand them. तो अगर कोई पर्सनल चला जाता है, कल को कंपनी में एक नया बंदा आता है तो वो उसको पढ़ सके और उनको समझ सके। Also looking up, उनको ढूंढना एंड चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स इज सिंप्लीफाइड एंड एक्सेलेरेटेड इन दिस वे। तो इस तरीके से हमारे पास रिक्वायरमेंट्स काफ़ी बेहतर तरीके से सिंप्लीफाई हो सकते हैं, हम उनको प्रोसेस को तेज कर सकते हैं। दिस मेक्स मीटिंग द क्वालिटी क्राइटेरिया फॉर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स मच ईजियर। तो हमारे पास क्वालिटी क्राइटेरिया जो है वो आसान होता जाता है ताकि हम उनको पूरा कर सकें। Using customized documentation structure has proven to be suitable for that purpose. तो customized document structure जो ज़्यादा suitable हैं इस पर्पस के लिए। अगर आप लोग अपनी मर्जी से डॉक्यूमेंटेशन करना चाहें तो अच्छी बात है, आपकी कंपनी का एक तौर तरीका आ जाएगा, उसकी कस्टमाइज किस्म की डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी, rather than आप IS और IEEE को फॉलो करो। These are completed by inserting project specific requirements written in natural language in conjunction with conceptual requirement model. So requirement modeling भी की जा सकती है उसमें और अंग्रेजी भी लिखी जा सकती है। इसमें आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में मजीद के जी क्या है क्यों है, ठीक है। तो यहाँ ब्रेक लेते हैं, we'll come back after 5 minutes. We'll start the session at 6 o'clock, ठीक है। Today is 29th of May 2020, time is 5:55. We'll come back after 5 minutes, so take care, thank you.